हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है असमान चुंबकीय क्षेत्र में नियत नियत वेग से आयताकार लूप को गति करने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक निकालना। थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो, हम विचार करते हैं। सबसे पहले तो समझो कि असमान चुंबकीय क्षेत्र है। तो असमान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये समझना है कि सभी स्थानों पर उसका चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान नहीं है। तो जैसे मान लिया जाए, गौर करते हैं कि इधर हम चुंबकीय क्षेत्र को दिखाते हैं और इधर जो चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहे हैं, जरा ध्यान देना। देखो, चुंबकीय क्षेत्र दोनों ओर दिखाएं बाबू, लेकिन क्या आपको दिख रहा है कि इधर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है, चलो इधर हम देख रहे हैं कि इधर ये चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर है, कहोगे बाहर की ओर है, इतना तो तय है। और इधर नजदीक नजदीक रहने का मतलब इधर का चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा है, इधर देखो दूर दूर रहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान कम है। तो इधर के चुंबकीय क्षेत्र को हम मान लेते हैं B1 और इधर का चुंबकीय क्षेत्र का नाम B2, और स्पष्ट दिख रहा है कि B2 बड़ा है किससे, B1 से। ठीक है, अब देखो विचार करते हैं कि इस चुंबकीय क्षेत्र में एक कोई आयताकार लूप रखा हुआ था। कैसा लूप? कोई आयताकार लूप है बाबू, इस तरीके से। इस आयताकार लूप की यदि हम लंबाई की बात करें तो लंबाई को मान लेते हैं L और चौड़ाई को मान लेते हैं D। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। इस आयताकार लूप को यदि इस असमान चुंबकीय क्षेत्र में हम इस ओर की ओर गति लेकर आते हैं, क्या कराते हैं, गति कराते हैं, तो कल्पना कीजिए कि हम बहुत ही अल्प समय डेल्टी में इसको हम नई इसकी स्थिति ये होती है। यदि इसको कितने वेग से, भी वेग से गति करा रहे हैं, कहने का मतलब समझो, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप के गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालना है। सीधा सा बात समझो, विद्युत वाहक बल कब निकलेगा, जब फ्लक्स मालूम होगा। क्योंकि फ्राइडे का रूल कहता है कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होगा विद्युत वाहक बल। फ्लक्स कैसे निकलेगा, तो फ्लक्स के लिए तो फॉर्मूला पढ़े हो BA cos थीटा। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र चाहिए और कितना क्षेत्र में फ्लक्स में परिवर्तन हुआ वो चाहिए। तो मैंने ये समझा कि समझो कि ये भी वेग से ही आयताकार लूप को हम गति करा रहे हैं। किस वेग से, भी वेग से। किधर की ओर, इधर की ओर। तो जब हम इसे भी वेग से इधर की ओर गति करा रहे हैं और कितने समय में,
डेल टी समय में। तो समय का मान कितना है, डेल टी। तो तुम सोचो दूरी क्या होता है, तो दूरी हमेशा होता है चाल गुना समय। तो दूरी हम यहाँ जो होगा, दूरी जो तय होगा वो हो जाएगा, चाल तो भी था और समय कितना, डेल टी। इसका मतलब भी डेल टी, इसका मतलब प्रारंभिक स्थिति जो ये है बाबू, इससे जो ये जो विस्थापन हुआ है ये कितना, डेल टी, सॉरी भी डेल टी होगा ना ये दूरी, क्योंकि और ये भी जो होगा ये भी डेल टी होगा। अरे जितना ये आयताकार लूप था तो जितना आगे गया इतना ही तो पीछे स्पेस वो छोड़ा। तो सबसे पहले इस बात को लिखेंगे कि मान लिया कि एक असमान चुंबकीय क्षेत्र, असमान क्यों कर रहे हैं जो समझ रहे हो, जो देर से आए हैं ध्यान देना कि इधर जो है चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल निकट निकट लिए हैं, इधर दूर दूर लिए हैं। देखो इधर का डिस्टेंस ज्यादा है, इधर का डिस्टेंस कम है, इधर वाले बिंदुओं को। तो हमने इस बात को देखा कि इधर इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र कम है, इधर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, क्योंकि हमें निकालना है कैसे चुंबकीय क्षेत्र में, असमान चुंबकीय क्षेत्र में, असमान चुंबकीय क्षेत्र में कोई किसी वेग से गति कर रहे आयताकार लूप के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक निकालना है। तो हमने एक असमान चुंबकीय क्षेत्र लिया जिसमें इधर B1 कम है, B2 ज्यादा है, और इस क्षेत्र में एक आयताकार लूप लिए जिसकी लंबाई L थी और चौड़ाई D थी, और इसको इसमें हमने रखा, और रखने के बाद हम इसको भी वेग से इस ओर गति कराएं, कितने समय के लिए, डेल टी समय के लिए। कितने समय के लिए, तो इस दौरान वो दूरी जो तय करेगा भी डेल टी करेगा, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुना, तो ये लूप जो यहां से यहां गया तो ये डेल टी समय में इतनी दूरी किया भी डेल टी। इतनी बात तुम्हारे समझ में आया है कि नहीं। तो फ्लक्स में परिवर्तन जितने एरिया में होगा बाबू उस एरिया को हम कहेंगे, हाँ डेल टी समय में जो एरिया जो बनेगा, कितने समय में, देखो डेल टी समय में जो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ का जो क्षेत्रफल है बाबू, उस क्षेत्रफल को डेले कहेंगे हैं, और डेले का वैल्यू कितना होगा, तो डेले का वैल्यू, क्षेत्रफल हमेशा होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो इस क्षेत्रफल में फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, इस या इसमें इसमें इधर बढ़ा इधर घटा है, तो तुम बताओ कि ये जो परिवर्तन हुआ इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो लंबाई इसका एल था बाबू, लंबाई तो ये भी एल ही रहेगा, और चौड़ाई कितना भी डेल टी, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल आ जाएगा कितना, एल भी डेल टी। इस लाइन को समझने में कोई दिक्कत, अब हम कहेंगे किसके कारण, V1 के कारण, V1 के कारण जो फ्लक्स आएगा उसको हम सूचित करेंगे क्या, फाइबर, और आपने फॉर्मूला पढ़ा है बी ए कॉस थीटा, तो फाइव बराबर बी ए कॉस थीटा, तो यहां पर लगाओ क्या हो जाएगा B1 डेल ए, और कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, बताओ क्यों। देखो क्षेत्रफल और किसके बीच, चुंबकीय क्षेत्र के बीच, तो क्षेत्रफल सदिश किधर क्यों आएगा, ऐसे ही आयताकार रूप ले जा रहे हैं तो क्षेत्रफल सदिश बाहर क्यों, क्षेत्रफल सदिश बाहर क्यों, और चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा किधर की ओर है, बाहर की ओर है। इसका मतलब ना है अंदर क्यों बिंदु दिखा रहे हैं तो बाहर क्यों नहीं दिखा रहे हैं ना, तो दोनों के लिए इसका मतलब थीटा का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। अब कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, ये एक कैसे भरे जो तुम्हें समझ में आ गया है कि कोई दिक्कत। अब इससे तुम समझ सकते हो कि B1 और डेल ए का वैल्यू कितना भर सकते हो, एल बी डेल टी। इसी तरह B2 के कारण फ्लक्स में परिवर्तन को हम दिखाएंगे, फ्लक्स को दिखाएंगे क्या, फाई 2, फाई 2 क्या होगा बताओ, तो उधर का चुंबकीय क्षेत्र B2 है, और बताओ एल भी डेल टी ही होगा, क्योंकि जितना ये क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ है उतना ही ये क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ है। इस लाइन को समझे हो कि कोई दिक्कत है, किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब देखो
फ्लक्स में परिवर्तन में परिणामी वृद्धि। परिणामी वृद्धि का मतलब तुम ये जानते हो कि विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है? तो विद्युत वाहक बल तभी उत्पन्न होगा जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो एक्चुअल में जितना ये फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ये नहीं होगा। एक्चुअल में यहां फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहां से ज्यादा गुजरेगी, यहां से कम गुजरेगी। तो इस स्थिति में तुम देखते हो कि फ्लक्स में परिवर्तन कितना का हुआ। तब फ्लक्स में परिवर्तन हमेशा परिवर्तन निकालते हैं ज्यादा माइनस कम। तब बताओ फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा, φ2 माइनस φ1। तब φ2 का वैल्यू रख देंगे B2 LV डेल टी, इसका रख देंगे B1 LV डेल टी। अब यहां से तुम समझो B2 माइनस B1 यदि कर लें तो हो जाएगा LV डेल टी। इस लाइन को समझे हो कि नहीं? LV डेल टी वास्तव में कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा E एक्चुअल में आ गया फ्लक्स में परिवर्तन अर्थात I का वैल्यू। हमें निकालना था विद्युत वाहक बल। तब विद्युत वाहक बल के लिए किसका नियम लगाएंगे? फैराडे के नियम से। तो फैराडे के नियम से आपने पढ़ा है क्या, E बराबर माइनस डेल फाई बटा डेल टी। तो यहां इसको हम कौन फाई, डेल फाई का वैल्यू ये है, तो यहां पर E बराबर बढ़ाएगा माइनस डेल फाई का वैल्यू बताएगा, बताओ कितना, B2 माइनस B1 इंटू LV डेल टी। और टाइम कितना में हुआ था, डेल टी में हुआ था, याद करो परिवर्तन तो डेल टी से डेल टी क्या हो गया। तो यहां से जो विद्युत वाहक बल E बराबर आ गया कितना, B2 माइनस B1 LV। क्या ये किसका वैल्यू, विद्युत वाहक बल का। लेकिन थोड़ा सा इसको आगे तक यहाँ विद्युत वाहक बल का वैल्यू निकालना था तो यहीं तक करके छोड़ देंगे। लेकिन इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं इसलिए क्योंकि अगले जो हमें थ्योरम है उसमें इसको सिद्ध करना है। तो अगला थ्योरम में जो सिद्ध करना है उसके लिए ध्यान देना इस बात को है कि हम यहाँ से धारा का मान निकालेंगे। ये तो निकालने के प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे, धारा का। धारा का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, V बराबर तुम जानते हो IR होता है। तो यहाँ V ही तो किसके बराबर है, तो E बराबर क्या होगा, तो E के जगह हम रख देंगे, बताओ कितना, E बराबर आपको था कितना, B2 माइनस B1 LV था ना जी। अब यहां पर हम रख दिए कितना, IR था, IR बराबर कितना होगा, B2 माइनस B1। और सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, यहाँ पर माइनस माइनस चल रहा था तो यहाँ माइनस रहेगा ना, और माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा। अरे लेंस का रूल, अरे माइनस डी फाई बटा डी टी होता है ना। तो माइनस यदि रखेंगे तो बताओ, तो यहाँ पर तुम सीधा सा एक लाइन यहीं पर निकालो कि माइनस यदि रख दोगे तो E बराबर हो जाएगा B1 माइनस B2 LV होगा ना। तो यहाँ पर सीधी यही रख दो कि E बराबर क्या हो जाएगा, E की जगह रख दोगे कितना, IR। देखो E बराबर अभी अभी आपने पढ़ा है B1 माइनस B2 इंटू LV, और यहाँ पर E की जगह रख दोगे IR, तो IR बराबर हो जाएगा B1 माइनस B2 LV। यहाँ से यदि I बराबर निकाले तो क्या हो जाएगा, B1 माइनस B2 इंटू LV बटा R। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखने की जरूरत है अगले थ्योरम के लिए कि आयताकार लूप को जब हम क्या कराते हैं, असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्या कराते हैं, गति कराते हैं, तो उस स्थिति में जो वैल्यू आता है धारा का वो आता है B1 माइनस B2 इंटू LV बटा R। अब तुमसे कोई कहता, कल्पना करो थोड़ा सा विचार हम करें कि कहता यदि कि समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि आयताकार लूप को गति कराएंगे तब कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा है। हाँ देखो, यदि ये समान चुंबकीय क्षेत्र रहता, मान लेते हैं समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब जितना B1 सभी जगह समान रहता,
तो तुम समझो जितना फ्लक्स में यहाँ परिवर्तन होता उतना ही फ्लक्स में यहाँ फ्लक्स जितना घटता उतना ही यहाँ फ्लक्स बढ़ता। इसका मतलब फ्लक्स में परिवर्तन कितना होता? 0। अब फ्लक्स में परिवर्तन 0 होता तो तुम समझते हो कि विद्युत वाहक बल वहां प्रेरित होती नहीं, अर्थात कितना। इसलिए समझो फ्लक्स में परिवर्तन होने के लिए समान चुंबकीय क्षेत्र नहीं चाहिए वहां। अब फॉर्मूले से भी देखोगे तो तुमको साफ दिखेगा कि यदि चुंबकीय क्षेत्र समान रहता, कैसा रहता? समान रहता, तो समझो जितना B1 होता उतना ही B2 होता। तो इस स्थिति में बताओ B1 माइनस B2 का वैल्यू क्या हो जाता? 0, क्योंकि सब जगह तो समान ही रहता। तब B1 माइनस B2 का जैसे ही वैल्यू जीरो करोगे वैसे ही E का वैल्यू भी 0 हो जाएगा और यहां धारा भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कुल मिलाकर ये तुमको हमने समझा दिया कि आयताकार लूप को जब असमान चुंबकीय क्षेत्र में हम गति कराएंगे तो उसके फ्लक्स उसका जो विद्युत वाहक बल होगा वो बराबर होगा B1 माइनस B2 इंटू LV का, और प्रवाहित होने वाली धारा बराबर होगी किसकी? B1 माइनस B2 इंटू LV बटा R। क्या इतनी बातें क्लियर है? कि कोई दिक्कत? तो देखो यहां तक तो हमको तो लगता है कि क्लियर आपको हो जाना चाहिए। अब एक बार आप देख लीजिएगा जो आपको PDF मिलेगा उसको देखो। यहां तक आप समझिए, आपको समझने में कोई परेशानी है? देख लो। दिक्कत है यहाँ तक? हमने P क्यू आर एस लिया है, B1 इधर B2 उधर, B2 बड़ा है किससे? B1 से, देख रहे हो वही चीजें यहाँ लिखे हैं। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र B1 तथा B2 के निश्चित रूप से आयताकार लूप को लंबवत रखे हैं, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है और लूप को हम ऐसे रख रहे हैं। लेकिन लूप का जो क्षेत्रफल होगा इसके दोनों एक ही दिशा में होगा, याद रखना, क्योंकि लूप को गति चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बाहर की ओर है और लूप को ऐसे गति करा रहे हैं, तो ये तो गति तो परपेंडिकुलर है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र इसका क्षेत्रफल सदिश दोनों बाहर की ओर होगा, नहीं होगा। इसलिए हमने थीटा का वैल्यू वहां कितना भरा? cos थीटा 0 डिग्री भरा। यहाँ देखो इस बात को यहाँ दिखाएं, क्योंकि क्षेत्रफल तथा b की दिशा सेम है रहने पर थीटा बराबर कितना? 0 डिग्री। B1 B2 दोनों का वैल्यू निकाले, फिर वही बात किए। देख लो यहाँ से। विजय धारा का मान वही निकाले। इसमें कोई भार नहीं था बाबू, आसान सा चीज है, लेकिन हाँ इन सब का आगे बाबू क्या है? यूज है। जैसे इसका तुरंत अगला में यूज है